फ्रेंड्स, सेविंग्स हम सब करते हैं बट कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी सेविंग्स एक बार में ही खत्म हो जाती हैं। जैसे इसमें कोरोना काल में जॉब का जाना कह लो या कोई फैमिली के अंदर मेडिकल इमरजेंसी आना। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए कि हम आने वाली हर इमरजेंसी, हर दिक्कत के लिए पहले से रेडी रहें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भानु शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग 4 स्टेप्स में, जिसमें से पहला स्टेप हमारा क्या है कि सबसे पहले हमें लाइफ में एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जब भी बात आती है टर्म इंश्योरेंस की, तो टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, ये सोचने के लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है। क्या आप अपनी फैमिली के मेजर सोर्स ऑफ इनकम है या मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अगर ऐसा है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो मुझे अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं टर्म इंश्योरेंस लूं तो कितने का लूं। अब अगर मेरे को टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना ये सोचना है, तो मुझे अपनी एनुअल सैलरी का 10 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एनुअल सैलरी 10 लाख है तो मुझे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर मेरी एनुअल सैलरी 8 लाख है तो मुझे 80 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब मैं ये डिसाइड कर चुका हूं कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेना है, मैं ये डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना है, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन आता है कि मैं अपना टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी का लूं। तो जो अब मेरे को डिसाइड करना है कि मैं किस कंपनी का लूं, तो कंपनी डिसाइड करने के लिए आप ये देखिए कि जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% या उससे ज्यादा है, आपको उसी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो अब मैं ये भी डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे किस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि ये टर्म इंश्योरेंस में कहां से परचेज करूं। देखो, आप 2 तरीके के प्लेटफॉर्म है जहां से आप इसको परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन परचेज करने के लिए कई तरीके की एप्स हैं, जैसे आपके पॉलिसी बाजार हो गई, ईटी मनी, पेटीएम, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपको पॉलिसी देखते हैं, जो आपको पॉलिसी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आपको टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। हमारा सेकंड स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस। बट इसे स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो एंड तक वीडियो से जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड स्टेप, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। तो क्या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो उसका आंसर है यस, आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी अगर हमारी लाइफ में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हमारी शायद लाइफ टाइम की सेविंग्स एक बार में खत्म हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें जरूर एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब मुझे अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली में किस किस का लेना चाहिए। तो आपकी फैमिली में आप पे जो जो डिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे, वाइफ, आपको सबका एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपको पर पर्सन अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में एक बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम जो होता है वो माना ये जाता है कि 1 लाख पे 1000 कुछ आता है। तो अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आपने सबका 2-2 लाख रुपए का कवर ले लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, तो इसका मतलब आपको 2000 का प्रीमियम एक बंदे पे आएगा, यानी 4 बंदों पे 8000 का प्रीमियम आ जाएगा। अब आपका जो 8000 का प्रीमियम आया, ये एनुअल प्रीमियम है चारों बंदों का। अगर आपकी फैमिली में चार मेंबर्स थे, आपने चारों का इंश्योरेंस लिया है, तो ये आपका 4 लोगों का प्रीमियम है 8000, यानी पर पर्सन अगर आप देखो तो एनुअली आपको सिर्फ 2-2 हजार रुपए भरने पड़े, जिससे 2-2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आप सबका आ गया है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप, जो कि हमें जरूर लेना चाहिए। हमारा थर्ड स्टेप है कॉन्टीजेंसी फंड्स, कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स। तो क्या होते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स? कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स होते हैं हमारे इमरजेंसी के रिजर्व्स। जैसे दोस्तों, कोरोना काल की वजह से जैसे हम सब ने देखा है कि काफी लोगों की जॉब्स गई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस में किसी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऐसे वक्त में क्या हम अपनी फैमिली को बेसिक उनकी नीड्स देने के लिए रेडी हैं? ये होता है हमारा कॉन्टीजेंसी रिजर्व। तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी का फंड, इमरजेंसी का रिजर्व। अब मुझे ये सोचना है कि मुझे कितना कॉन्टीजेंसी रिजर्व अपने पास रखना चाहिए। मुझे अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का
कॉन्टीजेंसी रिजर्व अपने पास रखना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को मेरी फैमिली को बेसिक नीड्स उनकी पूरी करने के लिए 20,000 पर मंथ लगते हैं, तो मुझे 20,000 इंटू 6 यानी 1,20,000 रिजर्व रखना चाहिए। कल को कोई इमरजेंसी आ गई, मेरी जॉब चली जाती है, कोई बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाता है, तो उस केस में क्या मैं अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स पूरी कर पाऊंगा? तो उस केस के लिए मुझे एटलीस्ट 6 मंथ्स का कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखना चाहिए। अब अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई और भी लाइबिलिटीज हैं, जैसे कोई लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है, कोई होम लोन चल रहा है, तो मुझे अपनी इंस्टॉलमेंट अमाउंट को भी इसमें ऐड कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 20,000 चाहिए होते हैं मुझे अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, प्लस 10,000 पर मंथ की मैं एक ईएमआई भरता हूं, तो यानी मुझे 30,000 पर मंथ चाहिए होते हैं। तो उस केस में मुझे कितना कितना रिजर्व रखना पड़ेगा? मुझे एटलीस्ट 30,000 इंटू 6 यानी 1,80,000 कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखना पड़ेगा, ताकि जैसे कोरोना काल में लोगों की जॉब गई, ऐसे किसी और वजह से अगर किसी की जॉब चली जाती है, किसी को बिजनेस में लॉस हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, तो एटलीस्ट 6 मंथ तक मैं अपनी लाइफ को एक नॉर्मल वे में रन कर सकूं। तो उसके लिए कॉन्टीजेंसी रिजर्व का होना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा 3rd स्टेप। आगे बढ़ते हैं अपने 4th स्टेप की तरफ। हमारा 4th और लास्ट स्टेप है यूज ऑफ रिमेनिंग फंड्स। तो अब इन तीनों स्टेप्स को लेने के बाद, ये तीनों मेजर स्टेप्स को लेने के बाद जो पैसा मेरे हाथ में बचता है, इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? तो इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे एफडी में लगा दूं, अगर मैं एफडी में लगाता हूं तो मुझे 6-7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर मैं इस पैसे को किसी डेप्ट फंड में लगाता हूं तो वहां से भी मुझे 6-7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। मेरा नेक्स्ट ऑप्शन मेरे दिमाग में आता है कि क्या मैं इसको कहीं रियल एस्टेट में लगा दूं। अगर मैं इसको रियल एस्टेट में लगाता हूं तो पिछले 5-7 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख लो तो वहां से सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 5% से ज्यादा का रिटर्न नहीं आ रहा है। तो अगला ऑप्शन मेरे दिमाग में आता है कि क्या मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूं, जहां से शायद 12-13% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। या अगला ऑप्शन नजर आता है कि क्या मैं इसको शेयर्स में लगा दूं। अगर मैं शेयर्स में अपने फंड्स लगा देता हूं तो शायद मेरे को 17-18% का रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों, शेयर्स के मामले में मैं आपको बता दूं कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स की जरूरत होनी चाहिए। बट क्या, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में एक भेड़चाल है, मेरे चाचा के लड़के ने शेयर्स में लगाए हैं, मेरे ताऊ के लड़के ने शेयर्स में लगाए हैं, यार वो तो इतने पैसे कमा रहा है शेयर्स मार्केट से, वो तो इतने कमा रहा है, तो मैं भी लगाऊंगा। बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी रिसर्च के हम लोग घुस जाते हैं। कितनी बाहर की ऐसी कंट्रीज है जहां पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी कोर्सेज बने हुए हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन पूरे ज्ञान के साथ, पूरी नॉलेज के साथ। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में बस अड़ोसी पड़ोसी को देखा और इन्वेस्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत है। मैं आपको छोटे मोटे टिप्स और ट्रिक्स आज बताने वाला हूं कि जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपने 2 नाम सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। तो ये स्टॉक एक्सचेंज एक तरह की मंडी है जहां पे शेयर मार्केट में यानी शेयर्स की सेल परचेज करी जाती है। तो हमारा काम क्या है, हमें भी शेयर्स खरीदने हैं। हमारा मन कर रहा है कि हमें शेयर्स लेने चाहिए, मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे शायद 17-18% का इंटरेस्ट ले लेना चाहिए शेयर मार्केट से। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप ये चेक करिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। सबसे पहले आप इन्वेस्ट करने से पहले प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करिए। ये प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अप्रोक्सीमेटली 1600 से ऊपर कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या करा, उन्होंने इस 1600 में से 50 ऐसी कंपनियां निकाली जो बेस्ट कंपनियां थी, जिसके बेसिस पे वो सबकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जैसे इसको इन्होंने कहा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है कि 1600 कंपनियों की भीड़ में से 50 ऐसी कंपनियां निकाली जो इन 1600 को लीड करेंगी। अब इनकी परफॉर्मेंस से हम जज करेंगे कि मार्केट कैसी चल रही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्लास में फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ब्राइट हैं। अब एक एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद अगर मैं उन 10 स्टूडेंट से पूछता हूं कि क्या एग्जाम टफ था, और अगर उन 10 ने मुझे कह दिया कि हाँ एग्जाम टफ था,
तो अगर वो 10 स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि एग्जाम टफ था और वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब एग्जाम वाकई में टफ था। तो मुझे अगर इन लोगों को टफ लगा है तो यानी बाकी सबको वो टफ लगा होगा, क्योंकि वो तो उतने ब्राइट है भी नहीं। यही होता है निफ्टी 50 की 50 ऐसी कंपनीज जो इन्होंने चूज की है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, कि अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है तो इसका मतलब मार्केट अच्छी चल रही है, मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। अब जो मैंने आपको बताया प्राइस अर्निंग रेशियो, वो प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि अगर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये प्राइस अर्निंग रेशियो नॉर्मली आपको 10 से लेके 35 तक के बीच में मिलता है, 10 to 35 इस बीच में आपको ये प्राइस अर्निंग रेशियो नजर आएगा। बट ऐसा नहीं है कि ये 10 से नीचे नहीं जा सकता और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये 35 से ऊपर भी नहीं आ सकता। अब इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 10 चल रहा है तो 10 का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे उसके लिए 10 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर मुझे 1 रुपए के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, इसका मतलब मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? मैंने 10% का प्रॉफिट कमा लिया। अगर 10 रुपए लगा के मेरे को 1 रुपए मिल जाता है तो मैंने 10% का प्रॉफिट कमा लिया। जैसा मैंने बताया आपको कि ये 30-35 तक जा सकता है। अगर ये 30 मान लीजिए मेरा प्राइस अर्निंग रेशियो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए लगाए। अगर मैंने 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए लगाए हैं, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना रहा? 3.33%। तो अगर मेरे को 3 या 4% का प्रॉफिट कमाना है तो क्यों मैं शेयर मार्केट में हूं? क्यों ना मैं अपनी एफडी या किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करूं, डेब्ट फंड में, जिसमें मेरे को फिक्स प्रॉफिट मिले? क्यों मैं शेयर मार्केट की तरफ आऊं? तो अब रही बात कि ये प्राइस अर्निंग रेशियो हमें पता तो लग गया कि क्या होता है, कितना होना चाहिए, कितने में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो में चेक क्या करूं? अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आपको चेक करना है तो आपको किसी इंडिविजुअल कंपनी का चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 जो इन 1600 कंपनियों की भीड़ में से टॉप में निकाल रखी हैं 50 कंपनियां, आप इस निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग रेशियो चेक कर लीजिए और आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि मार्केट में पीई कितना चल रहा है। निफ्टी 50 का पी अगर अच्छा चल रहा है, इसका मतलब पूरी मार्केट का और भी कंपनियों का पी अच्छा चल रहा है। अगर इनका बेकार चल रहा है तो इनका बाकी सबका भी खराब चल रहा है। यानी अगर मुझे पीई कम नजर आता है, 10 से लेके 15 के बीच में प्राइस अर्निंग रेशियो नजर आता है, तो यानी ये मेरे खरीदने का टाइम है। इस वक्त मैं शेयर्स परचेज कर सकता हूं। अगर मेरे को प्राइस अर्निंग रेशियो 25 से लेके 35 तक के बीच में नजर आता है तो यानी ये खरीदने का टाइम नहीं है, ये बेचने का टाइम है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है या 10 से 15 के बीच में, इसका मतलब मुझे 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 10 रुपए लगाने पड़ेंगे, यानी मैं 10% का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा प्राइस अर्निंग रेशियो 30 है तो मुझे 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए लगाने पड़ेंगे, यानी मैं सिर्फ 3.33% का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। तो उससे बेटर ये है कि मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लूँ। तो ये वाला जो वक्त है 30-35 वाला, ये वक्त है बेचने का वक्त। अब आपको प्राइस अर्निंग रेशियो जो चेक करना है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चेक हो जाता है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, अपना पीरियड सिलेक्ट करना है जहां से जहां तक आपको उसे प्राइस अर्निंग रेशियो को देखना चाहते हैं और आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो अगर आपको नजर आता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो 10, 15, 20 तक भी है और आप चाहते हो कि यार मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ठीक है। बट अगर वो आपको उससे ऊपर नजर आता है, आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूं कि इन द बिगिनिंग ऑफ 2000 ऐसा हुआ था कि प्राइस अर्निंग रेशियो 28 चला गया था। लोगों को तो पता ही नहीं था कि प्राइस अर्निंग रेशियो इतना ज्यादा जा चुका है, 28 पे है, बहुत ज्यादा भी नहीं था। आजकल तो उससे भी ज्यादा नजर आ रहा है। तो तब प्राइस अर्निंग रेशियो 28 था, तब भी लोग इन्वेस्ट करते थे क्योंकि किसी को भी नॉलेज तो थी नहीं। तो उनको लॉस हुआ -53%, यानी उनका अपना पैसा भी आधे से ज्यादा डूब चुका था। ऐसा ही हुआ अक्टूबर 2008 में जब प्राइस अर्निंग रेशियो 10 पे आ गया था। जब प्राइस अर्निंग रेशियो 10 पे आ गया था तो उस केस में, उस सिनारियो में, क्योंकि ये तो एक्चुअल में खरीदने का वक्त था, तो जिन जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया, कि जिन जिन लोगों ने वहां पे उस समय शेयर्स परचेज किए, उन्होंने एनुअली 130% का प्रॉफिट अर्न किया। ये फैक्ट है, ये डेटा फैक्ट है बिल्कुल। तो आपको क्या करना है? आपको शेयर परचेज करने से पहले सिर्फ प्राइस अर्निंग रेशियो चेक कर लेना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपको वहां जाके सिर्फ अपना पीरियड सिलेक्ट करके उसको सिर्फ देख लेना है कि प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है। आपको अगर लगता है कि हाँ प्राइस अर्निंग रेशियो जो है मेरा वो 10 से लेके 15 तक, 20 तक भी है, तो आप परचेज कर लीजिए, रिस्क ले लीजिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा नजर आता है, आप बिल्कुल भी शेयर्स परचेज मत कीजिए। उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं।
म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट ने एक पोर्टफोलियो रेडी किया हुआ है, उसमें उन्होंने कई सारे शेयर्स को मिक्स करके एक पोर्टफोलियो रेडी किया है। आप उसमें इन्वेस्ट करिए, उसमें आप शायद अच्छा कमा लेंगे, लेकिन शेयर्स में आप डूब सकते हैं। शेयर मार्केट की एक चीज मैं आपको और बता दूं, शेयर्स में एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा ज्ञान होने की जरूरत है। शायद आपको ऐसा सुनने को मिले कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो आप रातों रात अमीर बन सकते हो, शायद 5,000 लगाओ 50,000 मिल सकते हैं, 5 लाख लगाओ तो शायद 50 लाख मिल सकते हैं। तो ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी, बट ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ मत जाएं। उसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान होने की जरूरत है, जो कि अभी शायद हम लोगों पे नहीं है, तो हम लोग वहां नहीं जा सकते। अगर आप उसके लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए पहले अपने आप को रेडी करें, स्टडी करें, पढ़ाई करें, अच्छे से उस नॉलेज को लाएं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाएं, वरना ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये थे हमारे कुछ आज फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि अगर कोई आपके और भी क्वेश्चन हो तो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।